नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा हरियाणा में आपका स्वागत है। यह जिद है सच दिखाने की। आज हम हैं एनआईटी फरीदाबाद के चुनावी सफर पर। फरीदाबाद लोकसभा की यह विधानसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हर रोज की तरह इस सीट के चुनावी गणित और उतार चढ़ाव पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा मामलों के जानकार हरीश चोपड़ा जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हरीश जी, एनआईटी फरीदाबाद सीट, पहली तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है? देखिए, फरीदाबाद का नाम सामने ही आते ही एक बात तो तय है कि ये सीट हमेशा से ही काफ़ी चर्चित रही है। कुछ ऐसी नाम है हरियाणा की सीटों में जिनमें फरीदाबाद भी एक है। कभी इस सीट को पर ये कहा गया कि ये सीट पंजाबी बाहुल्य है, कभी इसको कहा गया कि नहीं, अब इसकी संख्या कम हो गई है। वस्तुतः ये सीट जो है इस समय, इसमें प्रवासी लोग जिसे आप कहते हैं, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए लोग यहाँ, कोई रोजगार की तलाश में आता है, कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उन्होंने अपना घर फरीदाबाद में बना लिया है, कुछ लोग उद्योगों में काम करते हैं, और श्रमिक हैं। उत्तरांचल की बहुत बड़ी आबादी जो है वो यहाँ है। इसलिए मैं इस सीट फरीदाबाद सीट को प्रवासी बाहुल्य के क्षेत्र मानूंगा। हरीश जी, एक बात करें एनआईटी फरीदाबाद का, जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले समस्याओं का अंबार, बड़ी समस्याएं हैं। पानी की कमी है, साफ सफाई नहीं है, कूड़े का ढेर लगा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भले ही फरीदाबाद में बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए गए हों, लेकिन अगर आपको फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचना है तो कम से कम नहीं, आप कहीं भी किसी भी मोड़ पर या फरीदाबाद के आप बिल्कुल जहां फ्लाईओवर बना हुआ है उसी चौराहे पर आपको 1 या 1.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। लोग वहां चलते नहीं हैं, वहां वाहन सरकते हैं। सबसे बड़ी समस्या वहां ट्रैफिक जैम की समस्या है। हरीश चोपड़ा जी से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले कि हम एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्र का लेखा जोखा आपके समक्ष लेकर आए, फिलहाल वक्त है ये बताने का कि आगे के प्रोग्राम में आप क्या क्या देखने वाले हैं। प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की गुपचुप आहटों से, चुनावी चटखारे में। हरियाणा के लैंगिक अनुपात को लेकर हमेशा से चिंता की जाती रही है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव हरियाणा के महिला वोटरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे ताऊ की चौपाल। मारे छोरे ने बिजनेस करण का भूत चढ़ गया सा। पर सबसे पहले नेपथ्य की कुछ वैसी आहटों की शिनाख्त जो अभी मुकम्मल तौर पर खबरों की शक्ल भी अख्तियार नहीं कर पाई है। लीजिए पेश है आज के चुनावी चटखारे। हरियाणा के लैंगिक अनुपात को लेकर हमेशा से चिंता की जाती रही है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव हरियाणा के महिला वोटरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस चुनाव में पहली बार महिला वोटरों की संख्या 74,49,287 तक आ पहुंची है। वहीं साल 2000 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या 50,72,844 थी। महिला मतदाताओं की सबसे कम संख्या नारनौल सीट पर है, 60,000 से भी कम। वहीं गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा सीट पर महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड संख्या 1,47,739 है। शायद यही वजह है कि भाजपा की पूर्व सांसद सुधा यादव इसी बादशाहपुर सीट से टिकट मांग रही थी, पर पार्टी के बड़े नेताओं मसलन रामविलास शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर आदि ने इस सीट से एक प्रॉपर्टी डीलर की जोरदार पैरवी की। चुनांचे इस महिला बहुल सीट पर भाजपा कोई महिला उम्मीदवार नहीं उतार पाई। चुनावी चटखारे के बाद आपको सीधे लेकर चलते हैं एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा सीट की चुनावी यात्रा पर। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एनआईटी विधानसभा सीट ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र है। इसे अर्ध शहरी क्षेत्र कहा जा सकता है। हरीश जी, अर्ध शहरी क्षेत्र क्यों? देखिए, इसका जो 70% हिस्सा है वो तो एनआईटी से है और 30% जो हिस्सा है वो मेवला महाराजपुर सीट का है। तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके जो सामने आया वो अर्ध शहरी, मतलब गांव थे पहले, बहुत बाद उनका स्वरूप बदलता गया, स्वरूप थोड़ा सा बदलता गया, फिर थोड़ी सी विकास हुआ, कुछ इंडस्ट्री लगी, उनमें बहुत सारे इलाके अर्ध रूप से विकसित हुए। मेवला महाराजपुर के जो इलाके हैं 30% वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं।
पहले से ही वहाँ। यानी ये सीट ग्रामीण और शहरी सीट का मिला जुला रूप है। विकास किसे कहते हैं, इसका स्वाद क्षेत्रवासियों ने पिछले 5 सालों में नहीं चखा। मुख्य धारा से कटा हुआ क्षेत्र है। एनआईटी को नया औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल हब बनाए जाने की घोषणा लंबे समय से है, पर यह महज घोषणा भर ही साबित हुई है। पंडित शिवचरण लाल शर्मा बतौर निर्दलीय 2009 में विधायक बनने के बाद से एनआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे हुड्डा सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री हैं। अब तक जितने भी कार्य हुए हैं, जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, उसका श्रेय पंडित शिवचरण लाल शर्मा को भी जाता है। दशक से ज्यादा वक्त से शर्मा कई पदों पर रह चुके हैं। शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी लोगों में शुमार होते हैं। क्षेत्र में 1,75,000 मतदाता हैं। जाट, गुर्जर, दलित और पूर्वांचली मतदाताओं का बोलबाला है। किसी भी उम्मीदवार की हार जीत तय करने का निर्णय प्रवासी मतदाताओं के पास है। यहां रोजगार के नाम पर नौकरी ही मुख्य जरिया है। इनेलोद ने नागेंद्र भडाना को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने अपने युवा नेता यशवीर डागर को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला संभव है। यशवीर डागर की बात कर रहे थे, भाजपा ने एक युवा चेहरे पर दांव लगाया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने यशवीर डागर को अपना इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। और ख़ास बात यह है कि यशवीर डागर जो है इस इलाके में काफ़ी अरसे से सक्रिय है और युवा होने के नाते उनका जो जनता से तालमेल है वो भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जाना पहचाना चेहरा है और जाट वोटों पर उनका एक अपना प्रभाव है। और ख़ास बात यह है कि कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के प्रबल विरोध के बावजूद अगर उन्हें टिकट दिया गया है तो ये उनके लिए भी एक चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा हाईकमान ने एक अच्छा और सही निर्णय लिया है। हरीश जी से हम बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अब फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मनमोहन सरकार की उदारवादी नीतियों का लाभ कुछ लोगों को हुआ होगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमारी औद्योगिक प्रगति कहाँ थी? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा हरियाणा में आज हम हैं एनआईटी फरीदाबाद के चुनावी सफर पर। आइए अपने उसी चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि एनआईटी फरीदाबाद के हालात और विस्तार से जाना जाए, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा सीट की स्थिति पर। इस लोकसभा चुनाव में 1,30,270 वोटरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। नोटा शून्य रहा। यहां से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेसी उम्मीदवार अवतार सिंह भडाना को 66,692 वोटों से शिकस्त देते हुए जीत का सेहरा अपने सर बांधा। भाजपा के कृष्णपाल को 84,920 वोट मिले और अवतार सिंह भडाना को 18,228 वोट। यहां से इनेलोद के आर के आनंद को 8,443 और बीएसपी के उम्मीदवार पंडित राजेंद्र शर्मा को महज 5,188 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखा जाए तो बहुत आगे दिख रही है बीजेपी। यहां पर बहुत आगे, फासला कांग्रेस के वोटों से बहुत बड़ा है। हाँ, ये अंतर मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो इस बार भी लाभ की स्थिति में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा इनेलो के प्रत्याशी जो भडाना साहब हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। नागेंद्र भडाना भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के मुकाबले उनको अपनी बढ़त बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, फरीदाबाद के जो लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जो विकास का एजेंडा है, क्योंकि ये मूली शहर के जो लोग होते हैं वो अपने लिए अजीब ढंग से सोचते हैं, युवा अलग ढंग से सोचता है। कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, और विकास के लिए जब सत्ता परिवर्तन का निर्णय होता है तो जनादेश
देना पड़ता है और मुझे लगता है कि यहाँ का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं कि 2009 के विधानसभा चुनाव में एनआईटी फरीदाबाद में वोटों का रुझान क्या रहा था। 2009 विधानसभा चुनाव में यहां 83,837 वोटरों ने अपने वोट डाले। यहां से बीजेपी के महेंद्र सिंह भडाना को 6,956 वोट मिले थे और कांग्रेस के एसी चौधरी को 15,586 वोट। वहीं इनेलोद के तेजपाल डागर मात्र 4,011 वोट ही हासिल कर पाए। बीएसपी के शिवराज लोहिया को 8,074 वोट हासिल हुए। निर्दलीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा को 23,461, वहीं निर्दलीय नागेंद्र सिंह भडाना को 15,460 वोट हासिल हुए। नागेंद्र भडाना, क्या इसी वजह से इनेलोद ने उनको अपना टिकट दिया? 15,000 वोट बतौर निर्दलीय लेकर आए थे। देखिए, पिछले चुनाव में वोट का प्रतिशत क्या था, उस हिसाब से 15,000 का वोट एक अच्छा वोट माना जाता है। और इसलिए भी अच्छा माना जा सकता है कि 23,000 से कुछ ज्यादा वोट लाकर शिवचरण शर्मा विजयी रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर इनेलो का वहाँ वोट बैंक जो है अगर वो कायम रहता है, और सबसे बड़ी बात ये है नागेंद्र भडाना के अपने वोट थे। अपने वोट थे जी। अगर पार्टी का, अगर कहीं ना कहीं मुझे एक बात लगती है कि चौटाला परिवार के या ओम प्रकाश चौटाला या उनके बेटे के जेल जाने के बाद कैडर कहीं ना कहीं हताश है इनेलो का। हालांकि उनके जो परिवार के सदस्य हैं दुष्यंत वगैरह, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी उत्साहित भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी मानी जा रही है कि चौटाला परिवार के प्रति कहीं ना कहीं हल्की सी सहानुभूति जो है वो लोगों में पैदा भी हो रही है। अक्सर राजनीति में ऐसा होता रहता है। अगर कहीं ना कहीं इनेलो के प्रति एक सहानुभूति हल्की सी भी, तो उनका जो वोट बैंक है वो 15,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। पंडित शिवचरण शर्मा श्रम और रोजगार मंत्री रहे हैं, निर्वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, और फिर भी यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग दूसरे क्षेत्रों में भटकना पड़ा। तो रोजगार के बहुत सही सारे अवसर उत्पन्न नहीं कर पाए वो। देखिए, 10 साल की कांग्रेस सरकार की ये विडंबना रही है कि इस सरकार के दौरान, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, जबकि आपकी अर्थव्यवस्था की जो गति है, मनमोहन सरकार की उदारवादी नीतियों का लाभ कुछ लोगों को हुआ होगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमारी औद्योगिक प्रगति कहाँ थी, हमारी आर्थिक विकास दर कहाँ पहुँच गई थी? 5% से भी नीचे। अब जो परिदृश्य पैदा हुआ है उस पे लगता है कहीं ना कहीं हम आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। जब आर्थिक विकास दर बढ़ेगी तो इसका अर्थ है कि नए नए उद्योग लगेंगे, नई नई इकाइयाँ लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो विधायक रहते कोई रोजगार के ज़्यादा अवसर जो है। और सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा के संस्थान भी नहीं खुले उस तरीके से, तकनीकी शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, इसके लिए भी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों का रुख करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, पिछले 10 सालों के या 15 साल के शासन में शिक्षा के नाम पर इस राष्ट्र में बहुत बड़े बड़े खेल हुए हैं। केवल निजी शोरूम जिसे कहते हैं आप, एक शिक्षा की निजी दुकानें खुल गई हैं। सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जबकि शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में शामिल एक विषय है। कानून व्यवस्था भी कोई यहाँ की एक समस्या। हाँ, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मैं कहता हूँ पहले चौटाला जी की सरकार रही, उसे किस सरकार का नाम दिया गया? उसे लोग कहते हैं कि कैश एंड कैरी गवर्नमेंट है जी, केवल पैसा इकट्ठा करती है और भाग लेती है, कैश एंड कैरी गवर्नमेंट। अब हुड्डा सरकार पर ऐसे आरोप तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक लैंड इक्विजिशन का सवाल है, जिस हिसाब से भूमि अधिग्रहण हुआ, सेज के प्रोजेक्ट बने, कहीं भी वो प्रोजेक्ट्स जो है वो सफल होते दिखाई नहीं दिए हैं। ये ठीक है कि व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोगों को लाभ हुआ होगा, बहुत से डील कांग्रेस की सरकारें करती रही है। डीएलएफ को इतना बड़ा कर दिया, भूमि अलॉट कर दिया, और डीएलएफ की जो अलॉटमेंट थी ज़मीन की वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। हरीश जी से हमारे बातचीत का सिलसिला यूं आगे भी जारी रहेगा। वोट करेगा हरियाणा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल। मारे छोरे ने बिजनेस करण का भूत चढ़ गया सा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के हरियाणा चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा हरियाणा में। आज हम एनआईटी फरीदाबाद के चुनावी सफर पर हैं। कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में यहां हावी रहने वाले हैं? देखिए, फरीदाबाद की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि अपराध कानून व्यवस्था की स्थिति है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो क्योंकि जहाँ जहाँ से किसी राज्य में की सीमाएं दूसरे राज्य से लगती हैं, वहाँ भी अपराधों का ग्राफ अक्सर देखा गया है कि वहाँ होता है। क्योंकि वहाँ सैटेलाइट टाउन्स में बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है कि सरकारें तो आप भूमि का अधिग्रहण कर लेती हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद जब तक उनके पास पैसा है वो अपना जीवन के लिए हर सुविधा के लिए साथ जीना चाहते हैं। जब वो पैसा खत्म हो जाता है तो फिर वो युवा वर्ग क्या करता है, अपराध की तरफ बढ़ता है। उसके लिए रोजगार के कुछ साधन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को, अगर इन क्षेत्रों को अगर औद्योगिक तरीके से इसका विकास किया जाए और यहाँ देश भर के निवेशकों को सुविधाएं दी जाएं, और सबसे बड़ी बात है कि इन शहरों के लिए क्या चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए। आपको पानी का कनेक्शन लेना है, आपको 6 महीने तक फाइल आपकी लटकी रहती है। आपको कोई बिजली का कनेक्शन लेना, उसके लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए कि आपको जो जो सुविधाएं हैं वो एक ही दिन में सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे, तब इन शहरों का विकास हो सकता है। तब जाकर के लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों के लिए जन सुविधाओं के लिए एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से नगर निकाय जो है वो बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस राज्य की क्या, इस राष्ट्र की विडंबना है कि यहाँ काम जो है वो लोगों के लिए नहीं होता है। शिवचरण शर्मा के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती है आपको दिख रही है? देखिए, इस समय कांग्रेस का ग्राफ जो है वो जनता की नज़र में और यूं भी पहले से काफ़ी कम है। पिछली बार उनका मार्जिन कुछ ज़्यादा, कहे कि 23,000 वोट थे या जो भी थे, चलिए ठीक है, निर्दलीय रूप में जो थे उन्हें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ होगा, तो इस तरह का मार्जिन हो गया है। इस समय कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो है उसका काफ़ी आधार घटा है, बहुत डिक्लाइन हुआ है कांग्रेस। उसे अब ये देखना है कि उनकी व्यक्तिगत छवि जो है वो एक बार फिर काम करती है, क्योंकि जहाँ तक विकास का सवाल है उसका श्रेय उन्हीं को नहीं दिया जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो हरीश जी, आपको लगता है कि एनआईटी फरीदाबाद में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है? क्योंकि भाजपा मुख्य मुकाबले में है, कांग्रेस के शिवचरण शर्मा मुकाबले में है, और जो नागेंद्र भड़ाना है वो भी कहीं ना कहीं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, कांग्रेस का संगठन सक्रिय हो सकता है, लेकिन जनता के बीच में जो कांग्रेस की छवि है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुकाबला जो है वो तिकोना टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा लाभ की स्थिति में नहीं दिखाई देती। और एनआईटी फरीदाबाद की आखिरी चुनावी तस्वीर क्या दिखती है आपको? देखिए, निर्णायक तस्वीर जहाँ तक ये ताल्लुक है कि यशवीर डागर जी एक बेहतरीन युवा चेहरा है जो अपने क्षेत्र के बीच में लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि मौजूदा प्रतिनिधि का सवाल है, वो चाहे मंत्री भी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ हरीश चोपड़ा की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है वोटरों की राय जानने की। हमारी नज़र में तो कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ कि कोई आकर के ये कहे कि देखो मैंने ये किया है। बरसात का पानी कहाँ जाएगा, घरों का पानी कहाँ जाएगा, इसका कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं तो कहीं ना कहीं जो नई कॉलोनियां बस रही हैं, कुछ क्षेत्र बन रहा है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं की थोड़ी सी अभाव है। एक सड़क के कई बार तो उद्घाटन हो लिए, सड़क अब तक नहीं बनी। 3 बार ये रोड बनी है, 4 बार उसने उद्घाटन किया है। एक रोड का 4 बार उद्घाटन होता है, कभी नहीं होता। महंगाई घटी कहाँ, महंगाई तो वैसे इतनी बढ़ गई, साले दाल रोटी खाने को मुश्किल हो जाती है। मतलब महंगाई तो आप ही देख रहे हैं कि सब्जी के ऊपर कितनी महंगाई बढ़ रही है। हरी सब्जी कितनी, जो गरीब बंदा हो तो खा ही नहीं पा रहा है ना। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं बात खड़ी करने वाले ताऊ से, और चलते हैं उनकी चौपाल में। इबे मैं आप लोगों को एक बात और सुनाऊं। मारे छोरे ने बिजनेस करण का भूत चढ़ गया से, उतारे ना उतर रहा से। घना समझाया छोरे खुला पॉलिटिक्स कर, ये बिजनेस तेरे बस का नास है, पर वो मान्या ना। बोले ताऊ पॉलिटिक्स भी करूंगा और बिजनेस भी, और उसने झाड़ू की फैक्ट्री अंबाले में डाल ली। अब फैक्ट्री तो चल निकली, छोरा नोट के साथ साथ वोट भी कुटन लग गया। पर छोरे को किसी की नजर लाग गई
रातों रात मार्केट में झाड़ू की डिमांड खत्म होने लगी। छोरा घना परेशान हो लिया। फिर मैंने छोरे ने समझाया, यो सब विपक्ष की साजिश है, टेंशन मत ले, जिसका डिमांड हो वही बेच, पॉलिटिक्स छोड़ बिजनेस कर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो जरूर बताएं, लिखें या फिर मेल करें, एसएमएस करें या फोन करें। आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी हरीश चोपड़ा और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।